Welcome back to Sprint UPSC. We were covering macroeconomics NCERT. NCERT में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन को। अब तक हम लोगों ने मैक्रोइकोनॉमिक्स और उसका स्कोप क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैक्रोइकोनॉमिक्स और माइक्रोइकोनॉमिक्स, मैक्रोइकोनॉमिक्स इवॉल्व कैसे हुआ एज अ डिसिप्लिन, ये सब हम लोगों ने अब तक कवर करा है पिछली दो वीडियोस में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट बुक। इस कंटेक्स्ट में हम लोग प्रेजेंट बुक को डिस्कस करने वाले हैं और उस कंटेक्स्ट में पब्लिक सेक्टर क्या रोल प्ले कर सकता है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या रोल प्ले कर सकता है, एक्सटर्नल सेक्टर क्या रोल प्ले कर सकता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में वी विल बी कन्फाइंड टू पब्लिक सेक्टर ओनली। हाउस होल्ड सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर के रोल को हम लोग सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट बुक? किस कंटेक्स्ट में हम लोग इस बुक को पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, context is very important in economics. Whenever we study economics, context is the most important thing. There are different forms of economy. There may be socialist economy, there may be capitalist economy, and some other form of economies as well. और भी तरीके की हो सकती हैं। हो सकता है हम लोग जो आइडियाज, जो थ्योरीज, जो एक्सपीरियंसेस डिस्कस करना चाह रहे हैं इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में, इकोनॉमिक्स के बारे में कि कैसे इकोनॉमिक्स काम करती है, हो सकता है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी में फिट बैठे लेकिन कैपिटलिस्ट में ना बैठे। हो सकता है हम लोग जो चीजें पढ़ना चाह रहे हैं, जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो थ्योरीज को पढ़ रहे हैं, वो कैपिटलिस्ट के लिए रेलेवेंट हो और सोशलिस्ट के लिए रेलेवेंट ना हो। इस वजह से कंटेक्स्ट बहुत जरूरी होता है। इकोनॉमिक्स की कोई भी थ्योरी ऐसा नहीं होता कि हर फॉर्म के लिए बराबर होती है और हर फॉर्म में वो वैसे ही बिहेव करेगी। Therefore, हम लोग अभी से बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जा रहे हैं कि जो भी हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे वो केवल और केवल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में है। हो सकता है वो थ्योरीज दूसरी इकोनॉमीज में भी काम करें, बट वी विल बी कन्फाइनिंग आवरसेल्फ टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एज वेल ओनली। ठीक है, अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज इन विच कैपिटल इज ओन्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज। अब कैपिटल का मतलब क्या है? जहां भी कैपिटल को प्राइवेट एंटिटी खरीद रही है या प्राइवेट एंटिटी के कंट्रोल में है कैपिटल, उसको हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। कैपिटल को हम लोग कभी कभार कंफ्यूज होकर बोल देते हैं कि दिस इज मनी, बट इट इज नॉट मनी। जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स में कैपिटल की बात कर रहे हैं, देन वी से दैट कैपिटल इज अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग सपोज समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज दिस इज अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए क्या क्या जरूरी है? स्टील जरूरी है, फिर उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जरूरी है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है वो पूरा सेटअप। उसमें कन्वेयर बेल्ट होगा, उसमें वो रोबोटिक्स होंगे, आपके पास रोबोटिक टेक्नोलॉजीज होंगी जिसपे कन्वेयर बेल्ट में हम लोग अलग अलग पार्ट्स को असेंबल कर सकते हैं और फिर वो आगे उस पूरे असेंबली चेन से चलते चलते कार मैन्युफैक्चर हो जाएगी। तो ये जो पूरा सेटअप है जिसके थ्रू मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल हो रही है, इस पूरे सेटअप को हम लोग बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। अब जो इकोनॉमीज ऐसी हैं जिन्होंने मीन्स ऑफ इकोनॉमिक्स को या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। जहां पे ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज है जो कार मैन्युफैक्चर कर रही है, उसको गवर्नमेंट ने नहीं ओन करा है, तो ऐसी इकोनॉमीज को हम लोग बोलते हैं दीज आर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, कैपिटल को प्राइवेट एंटिटीज ओन करती हैं। अब प्राइवेट, हम लोगों ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ ली, उसके बाद उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट है फर्म। फर्म क्या है? फर्म हो सकता है कोई भी बिजनेस हाउस, वो चाहे शॉप हो, वो चाहे एक फैक्ट्री हो, फिर वो कोई एक बड़ी इंडस्ट्री भी हो सकती है, या कॉर्पोरेट हाउस भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्म। ठीक, अब उस फर्म में एक मैनेजमेंट होता है या फिर एंटरप्रेन्योर होता है जिसने स्टार्टिंग में सोचा कि मैं रिस्क लूंगा और मैं कुछ मैन्युफैक्चर करूंगा या फिर कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। सो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इज विलिंग टू टेक रिस्क, वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर उसके लिए क्या करेगा? लोगों को हायर करेगा। ठीक, ही विल हायर लेबर, और लेबर को क्या मिलेगा?
वेज, फिर उसके बाद लैंड उसको चाहिए होगा जहां पे उसको फैक्ट्री सेटअप करनी है, उसके बदले में वो पे करेगा रेंट। उसके बाद उसको चाहिए होगा कैपिटल। अब कैपिटल के लिए उसको पैसा अरेंज करना पड़ेगा, उसके लिए वो जाएगा बैंक के पास और बैंक उसको देगा इंटरेस्ट। तो लेबर को वेज दे रहा है, लैंड पे रेंट दे रहा है, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है। और जरूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर जब इन सबको हायर कर रहा है और ये सारी पेमेंट्स कर रहा है, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनके थ्रू प्रोडक्शन होने वाली है, ठीक। और ये पेमेंट्स टू द फैक्टर, ठीक, इनको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतने में ही अपने आप को कंफाइन करते हैं। तो हो सकता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करने के बाद और उनको पेमेंट करने के बाद एंटरप्रेन्योर लॉस ले जाए। शॉप को भी लॉस हो सकता है, इंडस्ट्री को भी लॉस हो सकता है, फैक्ट्री को भी लॉस हो सकता है। उसके बावजूद एंटरप्रेन्योर ने ये इन्वेस्टमेंट्स करी, इनको हायर करा, लेबर को हायर करा, लेबर को कोई रिस्क नहीं है, उसको वेज मिल रहे हैं, लैंड में कोई लैंड ओनर को कोई रिस्क नहीं है, उसको रेंट मिल रहा है। इंटरेस्ट वाले को हो सकता है थोड़ा रिस्क हो कि एंटरप्रेन्योर डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन बाय एंड लार्ज इट इज द एंटरप्रेन्योर हु इज टेकिंग द रिस्क। तो शी इज विलिंग टू टेक रिस्क और उसके लिए उसने ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करा, जिसके लिए ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे कर रही है। अब उसके बदले में एंटरप्रेन्योर को क्या मिल रहा है? एंटरप्रेन्योर को मिल रहा है यहाँ पे रेवेन्यू। ओके, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं ऐड करा है वर्ड, यहाँ पे मैंने रेवेन्यू को मेंशन करा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। सपोज ये हमारा एंटरप्रेन्योर है और एंटरप्रेन्योर ने पहली चीज क्या करी, पहले तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करा। तो उसने हो सकता है रेंट दिया 20 रुपए, फिर इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट हो सकता है 20 रुपए, और वेजेस दिए हों, सबको मिला जुला के हो सकते हैं वेजेस 100 रुपीज के आसपास। तो कुल मिला के इसके बैलेंस शीट में देखा जाए तो 140 रुपीज इसने कॉस्ट इसकी यहां तक अभी आ रही है। अब उसने क्या करा, 200 यूनिट्स की प्रोडक्शन करी। 200 यूनिट्स पे उसने रखा कि 2 रुपए में मैं इसको बेचूंगा। उसकी इनकम क्या हुई, 400 रुपीज। So this income is revenue and factors of production को यूज करके रेवेन्यू कमाया जाता है, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट क्यों नहीं? पहली बात तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा डिपेंड कर गया है कि हम लोगों ने ये पेमेंट फैक्टर्स की पेमेंट कैसे करी है। उसके बाद भी आपके पास दूसरी चीजें होती है जैसे टैक्सेशन, टैक्सेस हो गया, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं डिप्रिसिएशन हो जाता है, एमोर्टाइजेशन हो जाता है। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का वैसे एक पार्ट है। तो इनको निकालने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट नहीं, हम लोग अपने आप को रेवेन्यू में कंफाइन करेंगे। तो एंटरप्रेन्योर विल अर्न रेवेन्यूज। ओके, अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हो या डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज भी हो सकती है, वहां दोनों में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो सकती है। हो सकता है फर्म का नेचर और डिस्ट्रीब्यूशन जो रिसोर्सेज का है वो चेंज हो जाए। हो सकता है फर्म का साइज कुछ बड़ी इकोनॉमीज में, वेस्टर्न इकोनॉमीज में, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में या फिर यूएस फॉर एग्जांपल, वहां पे फर्म का साइज बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। वहां पे लॉज अलग हो सकते हैं कि कितने लोग बोर्ड के मेंबर होंगे, कितने लोग कैसे होंगे, हायरिंग कैसे करनी पड़ेगी, मिनिमम हायरिंग कितनी होगी, मिनिमम वेजेस कितने देने पड़ेंगे। फर्म का नेचर कुछ अलग हो सकता है, ठीक। जैसे इंडिया में ये फर्म है, उसके ऊपर रखा हुआ हर फर्म को भी 10% सीआर, कुछ अमाउंट आपको सीएसआर में देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि सोसाइटी के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। हो सकता है बाहर की इकोनॉमीज में कोई ऐसा रूल ना हो कि एक बार कंपनी ने टैक्स दे दिया और सारी चीजें फुलफिल कर दी है, तो वो प्रॉफिट को कैसे अर्न करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए वो उसकी मर्जी, चाहे तो सोसाइटी में इन्वेस्ट करे चाहे तो ना करे। तो फर्म के ऊपर लॉज कैसे हैं, नेचर क्या होगा, वो इकोनॉमी टू इकोनॉमी डिपेंड होता रहता है। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का कैसे हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल लैंड का, लैंड हो सकता है पूरा का पूरा नेशनलाइज हो कुछ, या फिर हो सकता है नेशनलाइजेशन कर दिया जाए बाद में। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अगर कहीं लैंड है और वहां से हम लोगों को अचानक से पता चला उसके नीचे क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा डिपोजिटरी है, हो सकता है गवर्नमेंट लॉ पास कर दे और उसको नेशनलाइज कर दे कि ये नेशनल प्रॉपर्टी है। ओके, और लैंड ओनर को एक कंपनसेशन दे दिया जाए।
दिस में हैपन, ठीक। और हो सकता है डेवलप्ड कंट्रीज में कहा गया कि नहीं, लैंड के नीचे चाहे जो भी निकले, पत्थर निकले, सोना निकले या क्रूड ऑयल निकले, वो लैंड ओनर का। तो उस केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे लैंड हो गया, हमारे देश में या डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ अलग तरीके का है, डेवलप्ड कंट्रीज में कुछ अलग तरीके का है। तो ये नेचर ऑफ फर्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये चेंज होता रहता है कंट्री टू कंट्री। लेकिन चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, इन एनी वे स्टेट रोल प्ले करने ही वाली है। और वो बेसिक रोल क्या होगा? सबसे पहला तो होगा लॉस को फ्रेम करना कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे होने वाली है, हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गोइंग टू बी कंडक्टेड, टैक्सेशन लॉस कैसे होंगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे होंगे, फिर उसके बाद कंपटीशन के ऊपर, रेगुलेशन के ऊपर कैसे लॉज होंगे। वो हो सकता है स्टेट टाइम टू टाइम चेंज करता रहे, टाइम टू टाइम इनेक्ट करता रहे, और जैसे जैसे वो लॉस को फ्रेम करता रहेगा उनको एनफोर्स भी स्टेट ही करेगा। और कभी डिस्प्यूट आ जाता है दो इकोनॉमिक एजेंट्स के बीच में, कंज्यूमर के बीच में और प्रोड्यूसर के बीच में, कि मुझे इतने में दिया था, वारंटी ये थी और ये फुलफिल नहीं हो रहा है, या फिर दो प्रोड्यूसर्स के बीच में, तो उस केस में स्टेट जस्टिस को भी डिलीवर करेगा। तो यहाँ पे ये तो बेसिक रोल है, ये तो कंपलसरी रोल है, स्टेट को ये करना ही करना है, ये करती ही है। उसके बावजूद स्टेट कुछ रोल को प्ले करती है। इसके बाद यहाँ पे रेस कर लेते सारा। स्टेट कभी कभार एक्सपेंडिचर्स भी उठाती है, खर्चे भी करती है। खर्चे क्यों करने हैं स्टेट को, यहाँ पे देखते हैं। कभी कभार एक्सपेंडिचर करने के मकसद बहुत हो जाते हैं स्टेट के। कभी कभार हो जाता है कि करेक्शन लानी है इकोनॉमी में। करेक्शन, करेक्शन किस सेंस में? हम लोगों ने देखा था एग्रीगेट डिमांड की, टोटल डिमांड इकोनॉमी में कितनी है और टोटल सप्लाई कितनी है इकोनॉमी में, वो कभी कभार मिसमैच हो जाती है। जैसे ग्रेट डिप्रेशन टाइम में हुआ था कि एग्रीगेट सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई थी कि डिमांड उतनी ज्यादा फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तब जेएम कीन्स ने क्या कहा था? जेएम कीन्स ने कहा था कि गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए, गवर्नमेंट स्टेप इन करे, और जो भी सप्लाई एडिशनल है उसको गवर्नमेंट खुद खरीद सकती है। तो ऐसे में क्या हो जाता है? एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जा रहा है टू द लेवल कि जो डिफरेंस है एग्रीगेट और सप्लाई के बीच में, और एग्रीगेट डिफरेंस, सॉरी, एग्रीगेट डिमांड के बीच में, वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाए। डिफरेंस जितना कम हो जाएगा उतना अच्छा होगा इकोनॉमी के लिए। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सपेंडिचर करना शुरू कर देती है। कभी कभार गवर्नमेंट इसका उल्टा भी कर सकती है। मान लेते हैं सिचुएशन रिवर्स हो, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है और सप्लाई कम है, तो प्राइस हाइक्स होने लग जाते हैं, इन्फ्लेशन आ जाता है। तो गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती है कि सप्लाई भी करे, तो मैन्युफैक्चरिंग का रोल करना शुरू कर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, सिंपल, यहाँ पे ज्यादा अच्छा वर्ड होगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करना शुरू कर सकती है। तो यहाँ पे स्टेट, इस एग्जांपल में कंज्यूमर था, इस एग्जांपल में स्टेट प्रोड्यूसर हो गया है। तो स्टेट क्या कर रहा है? एक्सपेंडिचर को एनकरेज कर रहा है, दोनों केस में। कभी कभार करेक्शन को लाने के अलावा, यहाँ पे हमने देखा ये तो इकोनॉमी में मिसमैच हो गया, उसकी वजह से करेक्शन लाने की कोशिश करी। उसके बाद कभी कभार होता है इन इलास्टिक डिमांड के केस में भी स्टेट को स्टेप इन करना पड़ता है। तो पहले हम लोग समझते हैं इन इलास्टिक डिमांड कैसी है, होती है, क्या होती है। देखिए, कुछ डिमांड्स ऐसी होती हैं कि वो प्राइस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। सीधे जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है, दिस इज प्राइस, एज द प्राइस इज इंक्रीजिंग डिमांड इज, प्राइस इज डिक्रीजिंग डिमांड इज इंक्रीजिंग, एंड व्हेन प्राइस इज इंक्रीजिंग डिमांड इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि प्राइस सपोज ये है E1, डिमांड यहाँ पे D1 है, और यहाँ पे डिमांड D2 है, व्हेन प्राइस इज P2। तो प्राइस कम हुआ तो डिमांड भी कम हो गया। उल्टा बोल देते हैं, यहाँ से अगर दूसरी डायरेक्शन में चले, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिमांड भी कम होती जा रही है। बट देयर आर सम अनदर थिंग्स। कुछ डिमांड्स ऐसी होती हैं कि चाहे प्राइस कितना भी हो, डिमांड उतनी की उतनी ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप बीमार हो गए या फिर आपको सर्जरी आ गई है, अब डॉक्टर बोलता है कि आपको ये प्राइस पे करना है, तब आप ये प्राइस पे करने के विलिंग हो। जिंदा रहना है तो पे करना पड़ेगा। फिर आपको डॉक्टर कहता है ये प्राइस पे करना है, तो ये भी पे करने के लिए विलिंग हो। और ये प्राइस पे करने के लिए कहता है, जितना हाई बोलेगा उतना आपको पे करना पड़ेगा। डिमांड इज नॉट चेंजिंग विथ चेंजेस इन प्राइस या इंक्रीज इन प्राइस। ऐसी डिमांड्स को हम लोग बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड्स। इन इलास्टिक डिमांड्स,
तो इन इलास्टिक डिमांड्स में की केस में जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गई है नेसेसिटी की, नमक हो गया और चावल गेहूं जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, या फिर एजुकेशन, फिर हेल्थ केयर, ये इन इलास्टिक डिमांड है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज जल्दी नहीं हो पाता प्राइस के साथ साथ। वहां पे भी कभी कभार स्टेट फ्रॉम वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों का वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा हो सके, उसके लिए भी स्टेट स्टेप इन करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट में या फिर स्टेट ने कैसे स्टेप इन करा। एक टाइम कंज्यूमर बना जब रिक्वायरमेंट पड़ी, और कभी रिक्वायरमेंट पड़ी तो वो सप्लायर भी बना। बट एट द सेम टाइम स्टेट वाज आल्सो इंक्रीजिंग इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हम लोगों ने अब तक करा कि हम लोग कौन से कंटेक्स्ट में बुक को पढ़ रहे हैं और उस कंटेक्स्ट में पब्लिक सेक्टर कैसे एक्ट करता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर का क्या रोल है और एक्सटर्नल सेक्टर का क्या रोल है।